नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे चौथे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के सपनों को साकार करने और युवाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। देश में रिकॉर्ड 57,000 नए मामले सामने आने से कोरोना के मामले 17 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि करीब 11 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के 5वें चरण की आज यानी 1 अगस्त से शुरुआत हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक 5वें चरण में 23 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 792 उड़ानें तय की गई हैं और दिखाएंगे देश भर में कैसे कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद मनाया गया। बकरीद के दौरान कोरोना के मद्देनजर लोगों ने खास एहतियात भी बरते। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। हैकाथॉन वो मंच है जहां छात्र रोजमर्रा की कठिनाइयों से निजात पाने के लिए उपाय ढूंढते हैं। इस मौके पर उन्होंने नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के सपनों को साकार करने और युवाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। शनिवार को आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ी उत्सुकता से सुना, उनसे सवाल पूछे और उनको प्रोत्साहित भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एर्नाकुलम में हैं और सोच रहे हैं सिक्किम के संबंध में, नॉर्थ ईस्ट के संबंध में। देखिए, जब ये नॉर्थ ईस्ट के लोग और सिक्किम के लोग ये जानेंगे कि दूर एर्नाकुलम में कोई नौजवान नॉर्थ ईस्ट की समस्या के समाधान के लिए मेहनत कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इसकी कितनी बड़ी ताकत है। इस मौके पर नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे भारत के सपनों को साकार करने वाली नीति बताया। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के कई आयामों का उल्लेख किया, जैसे नई शिक्षा नीति में विज्ञान और कला के विषयों का मिश्रण। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे छात्रों की कल्पनाशीलता को नई उड़ान मिलेगी। दिस कंसेप्ट हैज बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड राइटली सो। One size does not fit all. One subject does not define who you are. There are no limits to discovering something new. प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति समाज के निचले से निचले स्तर के व्यक्ति को शिक्षित करने की क्षमता रखती है। National education policy is big on access to education. Starting from primary education. In higher education, the aim is to increase gross enrollment ratio to 50% by 2035. नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा पर जोर का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भारत के कोने कोने और निचले से निचले स्तर पर छुपी प्रतिभा को उभरने का मौका मिलेगा। कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा, वो शिक्षा से जुड़ पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति जहां एक ओर लोकल स्तर पर प्रतिभा को निखार सकती है, तो वहीं उन्हें ग्लोबल स्तर पर कंपटीशन के लिए तैयार करने का मादा रखती है। जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है, तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर
और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए ज्यादा तैयारी भी हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा शक्ति का आह्वान किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के पहले दौर में 4.5 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसमें 37 केंद्रीय सरकारी विभागों, 17 राज्य सरकारों और 20 उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए 10,000 से अधिक छात्रों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में रिकॉर्ड 57,000 नए मामले सामने आने से कोरोना के मामले 17 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि करीब 11 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट 64.52% हो गया है। वहीं मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है और ये घटकर 2.15% पर आ गई है। इस वक्त देश में रोजाना 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। पिछले 5 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च में 1,394 केस आए थे और 35 लोगों की मृत्यु हुई थी। अप्रैल माह में ये आंकड़ा बढ़कर 33,500 के पार पहुंच गया और 1,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। मई में कोरोना संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 4,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। जून में करीब 4 लाख नए केस आए और 12,000 लोगों की मौत हुई। जुलाई में अब तक आए कुल मामलों में से 50% से अधिक केस दर्ज किए गए और 19,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 57,118 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 764 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई है। कोरोना से अब तक 36,511 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,94,374 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,65,103 एक्टिव मामले हैं। आईसीएमआर के अनुसार अब तक 1,93,00,000 से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 5,25,000 से अधिक लोगों की जांच हुई। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों में 10,000 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं, जो देश के एक दिन में आए नए मामलों का 36% हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में 1,000 से अधिक नए केस आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। अनलॉक 3 में चरणबद्ध तरीके से कुछ और गतिविधियों की इजाजत दी गई है, जिसमें रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। इस महीने की 5 तारीख से जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत भी दी गई है। अनलॉक 3 की प्रक्रिया के साथ दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कड़ी निगरानी की जाएगी और लगाई गई पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। कई राज्यों ने अपने यहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में आज से 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के 5वें चरण की आज 1 अगस्त से शुरुआत हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक 5वें चरण में 23 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 792 उड़ानें तय की गई हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध माल ढुलाई के लिए संचालित की जाने वाली उड़ानों और नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण में जिन देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए उड़ानें तय की गई, उस सूची में खाड़ी देशों के साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल, यूक्रेन और किर्गिस्तान से भी भारतीयों को वापस लाने का काम होगा।
792 उड़ानों में से 692 उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर होंगी, जबकि 100 उड़ानें घरेलू फीडर के रूप में काम करेंगी। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण में ये उड़ानें पूरे देश के 21 हवाई अड्डों से संचालित होंगी और जो विदेशों में फंसे लगभग 1,30,000 भारतीयों को वापस लाएगी। इससे पहले वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में 1,083 उड़ानें, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 849 और देश में फीडर उड़ानों पर 234 उड़ानें शामिल थी। इन उड़ानों को एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर एयरलाइंस ने 29 देशों से भारत के 31 हवाई अड्डों से संचालित किया था। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक कुल 8,78,921 भारतीय नागरिक 29 जुलाई तक वापस आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 1,76,21,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,03,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 6,79,966 की मौत हो चुकी है। इस बीच हांगकांग की सरकार ने सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया है। सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ऐसा करना जरूरी था। ब्रिटेन में फिलहाल पाबंदियों में राहत नहीं दी जाएगी। महामारी से बचाव के नियम 2 हफ्तों तक बरकरार रखे जाएंगे। पेरू की सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इमरजेंसी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोरोना वायरस से संक्रमण से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की बात करें तो बीते एक दिन में अमेरिका में सबसे अधिक 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1,462 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 45,63,000 केस सामने आ चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में 24 घंटे में 52,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,62,000 हो गई है। देश में मृतकों की संख्या 92,475 हो गई है। तीसरे नंबर पर भारत है, जहां करीब 17 लाख मामले सामने आए हैं। इसके बाद रूस है, जहां करीब 8.5 लाख कोरोना के मामले हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के करीब 5 लाख केस सामने आए हैं और 8,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के मानव परीक्षण के लिए पुणे की दवा और वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अनुमति मिल गई है। एम्स दिल्ली, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RMRIMS पटना समेत 18 चयनित स्थलों में इस वैक्सीन का मानव परीक्षण होगा। इसके लिए 1600 लोग तैयार हुए हैं। कोविड-19 पर एक विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को देश के औषधि नियामक से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड के टीके के मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित संभावित वैक्सीन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक कोविड-19 का टीका लाने में सफल रहेगी। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से भारत बायोटेक तैयार की गई कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का मानव परीक्षण भी जारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल में कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक वो सभी पूरी तरह से ठीक हैं। इसके साथ ही कोवैक्सीन का देश में 8 जगहों पर मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इस वैक्सीन के लिए कुल 12 संस्थानों का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की ओर से लोकमान्य तिलक पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि तिलक के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि 100 साल पहले थे। लोकमान्य तिलक हमेशा स्वभाषा का आग्रह करते थे और इसी को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में इसे महत्व दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वेबिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने से भारतीय छात्रों का राष्ट्रीय संस्कृति और शिक्षाओं के साथ संबंध और मजबूत होगा। समय भी युवाओं ने निकालना होगा, अध्ययन भी करना होगा और उनके व्यक्तित्व के हर पहलू की गहराई में जाकर इसमें से तिलक महाराज के जीवन को समझने का प्रयास करना होगा।
तिलक जी का ये विचार और ये दृष्टिकोण था कि स्वराज का आधार ही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, स्वराज का आधार ही हमारी पुरातन उपलब्धियां होनी चाहिए। वेबिनार का विषय था लोकमान्य तिलक, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। प्रतिभागियों को अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक के विचार और शिक्षा हमेशा स्वदेशी और स्थानीय उपज के प्रति प्रयास के रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का विचार भी इसी विचार से जुड़ा है। आत्मनिर्भर भारत का नरेंद्र भाई का जो स्वप्न है उसको तिलक महाराज के विचारों के साथ जोड़कर देश की जनता को प्रेरणा देने का एक जो प्रयास किया है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को मैकाले पद्धति से हटाने की दिशा में पहला वास्तविक कदम है। जब नई शिक्षा नीति का शिलान्यास हुआ है और जिसमें संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं के विकास पर बहुत बल दिया गया है, मैं मानता हूं कि ये सभी प्रावधान आत्म परिचय के आधारशिला है। नई शिक्षा नीति जैसे कि एक छात्र के रूप में मैं समझता हूं, एक दृष्टि से भारतीय शिक्षा पद्धति के डीमैकोलाइजेशन का प्रारंभ है। वेबिनार में कई प्रसिद्ध इतिहासकार और विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागी शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक के योगदान को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को अपनी वास्तविक भावना में बदलकर उन्होंने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। गृह मंत्री ने देश में युवाओं से आत्मनिर्भरता और संस्कृति पर लोकमान्य तिलक के विचारों को समझने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर याद किया और श्रद्धांजलि दी। बाल गंगाधर तिलक भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की सबसे पहले मांग उठाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी। शनिवार को गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्ण स्वराज के पैरोकार लोकमान्य तिलक को सादर नमन करते हुए उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र को मंत्र दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और इस मंत्र ने स्वाधीनता आंदोलन की दिशा बदल दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय जीवन में लोकमान्य तिलक के योगदान को आदरपूर्वक याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकमान्य तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक की विशिष्ट प्रतिभा और तीक्ष्ण समझ, साहस, न्याय की भावना और स्वराज के अभिनव विचार सभी को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में अहम योगदान दिया था। 19वीं सदी में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष किया। वो एक विद्वान, लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। गंगाधर तिलक को उनके अनुयायियों ने लोकमान्य की उपाधि दी थी, यानी सबके प्रिय नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रम संबंधी संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर रिपोर्ट ईमेल के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। ये रिपोर्ट श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेगी। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने 29 जुलाई को हुई बैठक के दौरान इस पर विचार किया और इसे अपनाया। समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को 5 साल से कम करके 1 साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संहिता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वित्त पोषण स्रोत को भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो संहिता के साथ रोजगार कार्यालयों रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के प्रस्तावित विलय पर फिर से विचार करे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज निधन हो गया। उन्होंने सिंगापुर के एक अस्पताल में आज दोपहर बाद आखिरी सांस ली।
अमर सिंह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उनका करीब 6 महीने से सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। उनके निधन से कुछ वक्त पहले ट्विटर पर अमर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और ईद के मौके पर सभी को बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे अमर सिंह मुलायम सिंह के काफी करीब थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट संदेश में लिखा कि अमर सिंह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और एक प्रतिभाशाली सांसद थे। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और सहयोगियों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अमर सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में सभापति ने अमर सिंह के परिजनों और सहयोगियों के प्रति दुख की इस घड़ी में हार्दिक संवेदना व्यक्त की। सभापति ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट संदेश में लिखा कि अमर सिंह एक ऊर्जावान सार्वजनिक व्यक्ति थे। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों को करीब से देखा। अमर सिंह कई क्षेत्रों में अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया, साथ ही उनके परिवार और सहयोगियों के प्रति संवेदना प्रकट की। अमर सिंह के निधन पर कई अन्य राजनीतिक हस्तियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अमर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर 4 दिन बाद अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिलान्यास की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल पहुंच रहा है। शासन और प्रशासन इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हफ्ते भर के अंदर कल दूसरी बार अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। राम, 2 अक्षर का ये नाम लेते ही सबके दुखों को हर लेता है। ये राम नाम की महिमा का ही कमाल है कि भारतीय जनमानस में ये नाम इस कदर रचा बसा है कि वो इसके सहारे सब दुख सह लेता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम भजन महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों में शामिल रहा है और वो इसे अक्सर गाया और सुनाया करते थे। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच राम के भजन इन दिनों जगह जगह गूंज रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों से पावन मिट्टी और जल भव्य मंदिर के निर्माण हेतु अयोध्या पहुंच रहा है। बद्रीनाथ धाम, छत्रपति शिवाजी महाराज के किला रायगढ़, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, महाकालेश्वर मंदिर, हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद और बलिदानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि सहित सभी तीर्थों और बलिदानी वीरों के प्रेरणा स्थलों से मिट्टी, जल और अन्य वस्तुएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है और ये तो ठीक ही है कि नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की इच्छा से ये बन रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री भी विनम्र होकर आए, प्रणाम करें भगवान को, धरती माता की अनुमति मांगे उसको खोदने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत उचित है, बहुत आवश्यक है। अयोध्या में श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर भक्तों में देश में ही नहीं विदेश में भी गजब का उत्साह है। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर भी 5 अगस्त को राममय होने जा रहा है। विशाल बिलबोर्ड पर यहां भगवान राम और भव्य राम मंदिर की 3D चित्र दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कई और देशों में भक्त इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अपने तरीके से मनाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानी से जुड़े विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। वहां के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने से आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनाने संबंधी मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की योजना में विधायी बाधा दूर हो गई है। विधेयक में विशाखापट्टनम को कार्यपालक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। इन 2 विधेयकों को विधानसभा से 2 बार 20 जनवरी और 16 जून को पारित किया गया था और विधान परिषद ने इन्हें पारित नहीं किया था। जहां टीडीपी बहुमत में है, राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 197 1 और 2 के तहत सहमति के लिए विधेयकों को राज्यपाल के पास भेजा और व्यापक कानूनी परामर्श के बाद राज्यपाल ने नए कानून के लिए अपनी सहमति दी। राज्य के कानून विभाग ने तुरंत नए अधिनियमों को प्रभावी करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की, लेकिन सरकार को अपनी 3 राजधानियों की योजना को वास्तविकता में बदलने से पहले कानूनी बाधाओं को दूर करना होगा। हालांकि ये मुद्दा अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में मोबाइल फोन सेवा के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शुक्रवार को सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक वेबिनार देश की डिजिटल उड़ान का आयोजन किया। आयोजन के लिए भेजे गए संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अब तक की मोबाइल यात्रा और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। 25 साल पहले कलकत्ता कहें या आज के कोलकाता में बैठे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और दिल्ली में बैठे तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम के बीच हुई इस बातचीत ने आज हमारे संवाद का ही नहीं बल्कि लेन देन का, बैंकिंग का, सूचना का, मनोरंजन का, यादें संजोने का सबका तरीका बदल दिया है। आज जब हम कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं तो यही मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हमारी मदद कर रहा है। शुक्रवार को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबिनार देश की डिजिटल उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने जनधन आधार मोबाइल यानी जैम का सफल उदाहरण देते हुए कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से देशवासियों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। 2G से 5G तक के सफर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल उड़ान ने कई ऊंचाइयां छुई हैं और अब समय है कि आत्मनिर्भरता और रक्षा के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाए। इस वेबिनार में TRAI के चेयरमैन RS शर्मा और देश के प्रमुख मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद मनाया गया। बकरीद के दौरान कोरोना के मद्देनजर लोगों ने खास एहतियात बरते। सभी ने सामाजिक दूरी का पालन किया और ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। खुदा की इबादत में उठे ये हाथ आस्था, त्याग और सबकी सलामती के लिए हैं। कोरोना संकट के चलते जारी दिशा निर्देशों के बीच देश भर में शनिवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर की दूसरी मस्जिदों में कोरोना वायरस की वजह से इस साल ईद उल जुहा पर रौनक पहले से अलग नजर आई। ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। प्रशासन से जो भी हिसाब से है, हम लोग आराम से मस्जिद में डिस्टेंस रख के नमाज पढ़ लिया, हमने अदा कर लिया। बकरीद का त्यौहार इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के जज्बे को जिंदा रखने के लिए मनाया जाता है। अहले वतन को बकरीद मुबारक हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई देश में एकता शांति बनाए रखें। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है और लोगों की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों के पालन के संकल्प को दोहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा, ईद उल जुहा पवित्र आस्था, त्याग, ईश्वरीय कृपा और करुणा का पर्व है। यह अडिग और निस्वार्थ विश्वास का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, ईद मुबारक।
ईद उल अजहा पर बधाई। ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाईचारे और करुणा की भावना आगे बढ़े। आज के दिन गरीबों और निराश्रितों का खास ध्यान रखने की परंपरा है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ईश्वर के दूत हजरत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान किया था। तब खुदा ने उनके जज्बे की कद्र करते हुए उनके बेटे को जीवन दान दिया था। इसीलिए इस दिन दुनिया भर के मुस्लिम बकरे या भेड़ की कुर्बानी देकर इस परंपरा का पालन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।